बिहार इस राज्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तमाम बड़े बड़े नेताओं की राजनीति ने इस राज्य को इस कदर खोखला कर दिया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। एक वो दौर था जब दुनिया भर के लोग बिहार आते थे ज्ञान लेने, पढ़ने, समझने। ये वो धरती है जहां माता सीता ने जन्म लिया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से चाणक्य ने पूरे भारत की राजनीति को एक सूत्र में पिरोया था। लेकिन आज उसी बिहार में अगर कोई इंसान अपना हक मांगे, अपनी आवाज उठाए, सिस्टम से सवाल पूछे, तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो राज्य जिसकी धरती पर हिंदू संस्कृति की नींव रखी गई, जिसके लोग आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जाकर देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, वही लोग अपने ही राज्य में बेबस हैं। और इसी बेबसी की सबसे दर्दनाक कहानी है भरत तिवारी की मौत, जिसने पूरे भारत को हिला दिया और एक बार फिर बिहार देश की चर्चा में आ गया। इसीलिए आज हम जानेंगे कि बिहार भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद इतना पीछे कैसे रह गया, इसकी राजनीति ने इसे कहां लाकर खड़ा कर दिया, और भरत तिवारी का पूरा केस क्या था जिसने इस देश के हर उस नौजवान को झकझोर दिया जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। आइए शुरू करते हैं। भरत तिवारी के केस को अच्छे से समझने के लिए पहले बिहार के इतिहास को समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो दशकों की गलत राजनीति ने बनाया है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने बिहार पर राज किया, फिर लालू प्रसाद यादव आए और फिर नीतीश कुमार, और इन सब ने मिलकर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक को देश के सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में ला खड़ा किया। लेकिन एक बात जो और भी चौंकाती है वो ये है कि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश को देखो, जो बिहार से भी बड़ा राज्य है, जहां की समस्याएं बिहार जैसी ही थीं, जहां करप्शन और गरीबी का वही हाल था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कुछ सालों में यूपी का पूरा तख्ता पलट दिया। रोड्स बने, इन्वेस्टमेंट आई, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, और जो राज्य कभी पिछड़ेपन की मिसाल था वो आज देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में गिना जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बिहार को किसी ने सुधारना नहीं चाहा, क्योंकि जो लोग वहां सत्ता में रहे उनका फायदा इसी पिछड़ेपन में था। गरीब जनता उनके वोट बैंक की गारंटी थी, और जब तक लोग रोटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे तब तक वो नेताओं से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप बिहार का पूरा इतिहास देखें तो आप अचंभित हो जाएंगे कि ये राज्य भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। ये वो धरती है जहां से भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की नींव रखी गई, और आज उसी धरती पर एक नौजवान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए सवाल पूछने की हिम्मत की। बिहार की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि सारण डिस्ट्रिक्ट के चिरंड में नियोलिथिक यानी 10,000 BC के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, और बिहार के मगध, मिथिला और अंग का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है। हमारी कहानी शुरू होती है मिथिला किंगडम से, जो माता सीता के पिता राजा जनक का साम्राज्य था, जिसके बाद मगध महाजनपद ने पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को अपनी राजधानी बनाया, और फिर एक के बाद एक शिशुनाग नंद डायनेस्टीज आईं। नंद को हराकर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर बनाया, जो भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। और इसी मौर्य एम्पायर के सबसे महान शासक सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को पूरे सब कॉन्टिनेंट और फिर पूरी दुनिया में फैलाया। सारनाथ, लारिया और वैशाली में स्तूप्स बनवाए, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी इन्होंने ही बनवाया। गुप्त एम्पायर के दौर को गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और यही वो दौर था जब नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर थीं, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को खाक में मिला दिया, और कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरीज कई दिनों तक जलती रहीं, जिसके बाद बिहार में बुद्धिज्म कोलैप्स हो गया, और जो बौद्ध मॉन्क्स बचे थे वो नेपाल, तिब्बत और भूटान चले गए। आजादी के बाद बिहार की पहली कांग्रेस सरकार ने जमींदारी खत्म करने के लिए बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया,
लेकिन इसी सरकार में नेहरू की केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाई जिसने बिहार की तबाही की नींव रख दी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस कानून के तहत फैक्ट्री भारत में कहीं भी लगाओ, रॉ मटेरियल एक समान रेट पर मिलेगा। यानी बिहार के पास कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट जैसे अपार रिसोर्सेज थे, लेकिन जब ढोने का भाड़ा सरकार दे रही है तो फैक्ट्री रॉ मटेरियल के पास क्यों लगाए? इसलिए बिहार में दशकों तक फैक्ट्रीज आई ही नहीं और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कोस्टल स्टेट्स को फायदा होता रहा। यह कानून 1993 तक लागू रहा। सोचो, आजादी के बाद भी बिहार के रिसोर्सेज का फायदा बिहार को नहीं मिला। 1966 से 67 में भयानक सूखा पड़ा, देश भर में भुखमरी फैली, बेरोजगारी थी और बिहार में कास्ट बेस्ड ऑपरेशन का एक अलग ही स्तर था, जैसे धोला प्रथा, जिसमें दुल्हन को पहली रात जमींदार के पास जाना पड़ता था। इसी माहौल में बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, छात्र संघर्ष समिति। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में वो 3 नाम शामिल थे जिन्होंने आगे चलकर बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया: लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। लालू उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे और जेपी नारायण के आंदोलन में शामिल होकर इमरजेंसी के दौरान जेल गए। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने बिहार की आगे की पूरी राजनीति की दिशा तय की। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम की शपथ ली तो उन्होंने कहा था, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगा। अगले 15 साल उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया। लालू ने सीएम बनते ही 2 काम किए जिसने उनकी राजनीतिक जड़ें इतनी मजबूत कर दी कि बिहार की जनता उन्हें वोट देती रही, चाहे राज्य तबाह होता रहा। पहला, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और लालू ने खुद को ओबीसी का मसीहा घोषित कर दिया। अपर कास्ट ऑफिसर्स को हटाकर ओबीसी अपॉइंटमेंट्स शुरू किए। डीआईजी पुलिस से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ब्यूरोक्रेसी में जाति के आधार पर काम होने लगा और बिहार की विधानसभा में अपर कास्ट एमएलए घटकर सिर्फ 17% रह गए। दूसरा, अक्टूबर 1990 में एल.के. आडवाणी की राम रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी। लालू ने उन्हें समस्तीपुर में अरेस्ट करवा दिया और रातों रात पूरे देश के मुस्लिम्स के हीरो बन गए। यही था MY इक्वेशन, मुस्लिम और यादव। कुछ एस्टीमेट्स के अनुसार 68% यादव्स और आधे से ज्यादा मुस्लिम्स ने लालू को वोट दिया और 1995 में उनकी पार्टी ने 324 में से 167 सीट्स जीती, अकेले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन जो बिहार में हो रहा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 1990 के दशक में बिहार में किडनैपिंग एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गई थी। शाम 6 बजे के बाद घर से निकलना जानलेवा था। पेपर लीक 100 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई थी। कास्ट बेस्ड मैस्कर्स के 59 इंसिडेंट्स हुए जिनमें 600 लोग मारे गए। बठानी टोला, लक्ष्मणपुर बथे जैसे मैस्कर्स में दलितों को जिंदा जला दिया गया। औरतों के साथ बर्बरता हुई और लालू सरकार ने आंखें मूंद ली क्योंकि ये सब अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के इशारे पर हो रहा था और लालू को उनसे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस पूरी तरह पैरालाइज थी क्योंकि हर थाने में पार्टी के गुंडों का राज था। FIR लिखवाना भी रिश्वत के बिना नामुमकिन था। बिहार में रोड्स बनती थीं और चोरी हो जाती थी। ब्रिजेस के फंड्स डिसअपियर हो जाते थे। ब्यूरोक्रेट्स बिहार में पोस्टिंग से डरते थे। लालू खुद पैरों को टेबल पर रखकर बैठते थे और सामने IAS ऑफिसर्स खड़े रहते थे। पान का पीकदान उठाकर देना इन ऑफिसर्स का काम था। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया था। स्कूल्स में टीचर्स नहीं थे, जो थे वो भी प्रॉक्सी से काम चलाते थे। हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी महीनों नहीं आती थी। जब पूरा देश अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख रहा था तब बिहार सिर्फ 1% पर एनम ग्रो कर रहा था। लालू ने वो फॉर्मूला खोज लिया था। डेवलपमेंट का रास्ता लंबा होता है, लेकिन एक सॉलिड वोट बैंक बना लो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 1993 में चरा घोटाला यानी फॉडर स्कैम सामने आया। 900 करोड़ का घोटाला जिसमें कैटल फीड के नाम पर ट्रेजरी से पैसे निकाले गए। 1997 में लालू को अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया और जेल से ही बिहार चलाते रहे। इसी दौर में बिहारी शब्द एक गाली बन गया था। दिल्ली, मुंबई में कोई भी गलत काम करे तो लोग कहते
बिहारी है। बिहार से आने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगे। ये वो बिहार था जिसने नालंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बुद्ध और आर्यभट्ट को दुनिया को दिया था। 15 साल के जंगल राज ने उस बिहार को इस बिहार में बदल दिया और यहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार का अध्याय। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो पूरे देश ने राहत की सांस ली, क्योंकि लालू के 15 साल के जंगल राज के बाद बिहार को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो गवर्नेंस को सीरियसली ले। और नीतीश ने शुरुआत भी शानदार की। टैलेंटेड IAS IPS ऑफिसर्स को वापस बुलाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, आर्म्स एक्ट स्ट्रिक्टली लागू किया, 7 सालों में 70,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स जेल भेजे, रोड्स बनी, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने और पंचायत्स में 50% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हुई, जो पूरे देश में पहले बार किसी राज्य ने किया था। लेकिन ये सुशासन बाबू असल में एक ऐसा नेता निकला जिसने बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, और वो धोखा था सत्ता के लिए किसी भी हद तक पलटी मारना। नीतीश ने 2013 में बीजेपी के साथ 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और नीतीश को पीएम बनने का खुद का सपना था। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में जनता ने जवाब दिया। जेडीयू को 40 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। इस करारी हार के बाद नीतीश ने जो किया वो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाटक था। सीएम पद से रिजाइन किया, अपने वफादार जितान राम मांझी को सीएम बनाया, और जब मांझी ने खुद को रबर स्टैंप मानने से इनकार कर दिया तो नीतीश ने अपनी ही बनाई सरकार गिरा दी और वापस सीएम बन गए। इस बार उसी लालू की मदद से जिसका बिहार से सफाया नीतीश ने खुद किया था। 2015 में नीतीश और लालू ने महागठबंधन बनाया, 178 सीट्स जीते, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। लेकिन 2017 में जब तेजस्वी पर IRCTC स्कैम में CBI चार्जशीट आई तो नीतीश ने करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बोलकर अगले ही दिन बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए और छठी बार सीएम पद की शपथ ली। यहीं से नीतीश का असली चरित्र बिहार की जनता के सामने आया। 2022 में बीजेपी से डर गए कि वो जेडीयू तोड़ देगी, फिर लालू के पास गए, 8वीं बार सीएम बने। 2024 जनवरी में फिर मन नहीं लगा, फिर बीजेपी के पास गए, 9वीं बार सीएम बने। 2025 के इलेक्शंस में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। 10,000 रुपए सीधे 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेते हैं। यही है नीतीश कुमार का असली रिकॉर्ड। 6 बार बीजेपी के दम पर, 3 बार आरजेडी के दम पर सरकार बनाई, लेकिन अपने दम पर कभी नहीं। जिस बिहार को उन्होंने 2005 में एक मजबूत विजन के साथ संभाला था, उसे उन्होंने अपनी पलटी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जहां हर 2 से 3 साल में सरकार बदलती रही, जहां डेवलपमेंट एक नारा बनकर रह गया और जहां बिहार की जनता ये समझने में ही लगी रही कि आज उनका सीएम किस खेमे में है। लालू ने बिहार को जंगल राज दिया, नीतीश ने बिहार को म्यूजिकल चेयर्स राज दिया। और इसी बिहार की गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार और विकास की बदहाल तस्वीर से तंग आकर एक युवा ने सिस्टम को चुनौती देने का फैसला किया। उसका नाम था भरत तिवारी। आइए जानते हैं भरत तिवारी की पूरी कहानी। बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जवनिया, जहां जुलाई 2025 में गंगा के तेज बहाव ने 50 से ज्यादा घर एक ही रात में निगल लिए और 600 से ज्यादा लोग वो सब कुछ खो बैठे जो उन्होंने जिंदगी भर कमाया था। और उसी तबाही के बाद सरकार ने वो सारे वादे किए जो सरकारें हमेशा करती हैं। 52 करोड़ का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट, विस्थापितों के लिए जमीन, घर बनाने के लिए पैसा, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। वादे हवा में घुल गए, फाइल्स दफ्तरों में दबी रहीं और उन 600 लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उनकी आवाज कौन सुनेगा। लेकिन एक नौजवान था जो चुप नहीं बैठा, भरत तिवारी, एक रिटायर्ड सिपाही का बेटा जिसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने तय किया कि अगर सिस्टम में जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकता तो बाहर रहकर करूंगा। और उसने उन 600 बेघर लोगों की आवाज अपने कंधों पर उठा ली, जिनके घर पानी में समा गए थे, जिनके बच्चों के पास सोने की जगह नहीं थी, जिनकी बूढ़ी माओं के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने फेसबुक लाइव किया, डीएम को टैग किया, एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया,
बार बार याद दिलाया कि सरकार ने वादा किया था और वो वादे पूरे नहीं हुए। और जब सरकार ने 70 परिवारों को कुछ जमीन दी तो भरत ने कैमरा लेकर उस जगह पर पहुंचा और लाइव दिखाया कि जो जमीन दी गई है वो एक गड्ढे में है, जहां हल्की बारिश में भी पानी भर जाएगा और ये लोग एक बार फिर डूब जाएंगे। जब 400 रुपए घर में मिट्टी भरवाने के लिए दिए गए तो उसने पूछा कि 400 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है, और हर बार प्रशासन ने उसे नजरअंदाज किया। हर बार उसकी बात दफ्तर की फाइलों में खो गई और हर बार उन 600 लोगों की तकलीफ वहीं की वहीं रही। 1 साल बीत गया, मॉनसून फिर आने वाला था और उन लोगों के घर अभी तक नहीं बने थे। भरत तिवारी ने देखा कि जो लोग चुप रहकर काम करते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, जो लोग शांति से मांग करते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, जो लोग सिस्टम के दरवाजे खटखटाते हैं उन्हें थका दिया जाता है, और जब वो थक कर चुप हो जाते हैं तो सिस्टम राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे जिम्मेदार ठहराने वाला कोई नहीं रहता। तो उसने वो किया जो एक निराश, थका हुआ, टूटा हुआ नौजवान करता है, जिसे लगता है कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसने एक इल्लीगल पिस्टल जुगाड़ की और सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा कि अगर मेरे लोगों का काम नहीं हुआ तो मैं एसडीएम का एनकाउंटर करूंगा। ये गलत था, लेकिन ये उस गुस्से की आवाज थी जो 1 साल की अनदेखी से जन्मी थी। ये उस दर्द की चीख थी जो तब निकलती है जब कोई इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है और उसे लगता है कि अब सिर्फ शोर ही उसे सुना सकता है। 17 जून 2026 की सुबह जब पुलिस उसके घर पहुंची तो जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि उस वीडियो में भरत तिवारी कैमरा के सामने अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक देता है, इतनी दूरी पर कि पुलिस का एक कदम उसे उठाने के लिए काफी था। उसने सरेंडर कर दिया था, उसने हथियार डाल दिया था, और उस पल में वो एक खतरनाक अपराधी नहीं था, बल्कि एक थका हुआ नौजवान था जो शायद ये समझ गया था कि जो रास्ता उसने चुना वो सही नहीं था। लेकिन वीडियो वहां पॉज हो गया और अगली खबर ये आई कि भरत तिवारी की मौत हो गई। जो नौजवान अपनी पिस्टल फेंक चुका था, जो सरेंडर कर चुका था, जिसने हथियार डाल दिया था, उसे गोली मार दी गई और घटनास्थल से सिर्फ 2 खोखे बरामद हुए, जबकि पुलिस की एफआईआर में 10 से 12 राउंड्स फायर का जिक्र था, जो नंबर्स कहीं से मैच नहीं करते। उसकी मां आशा देवी आज एक ही सवाल पूछ रही है कि मेरे बेटे को किसने मारने का आदेश दिया, वो बेटा जो उन 600 लोगों के लिए लड़ रहा था, जिनके घर बह गए थे, वो बेटा जिसने कभी नहीं सोचा था कि समाज के लिए आवाज उठाने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बेटा जिसके फेसबुक पेज पर आज 2.25 लाख लोग हैं, लेकिन वो खुद इस दुनिया में नहीं है। भरत तिवारी ने जो रास्ता चुना वो शायद सही नहीं था, लेकिन उसे उस रास्ते तक सिस्टम ने पहुंचाया था। उस सिस्टम ने जो 1 साल तक उसकी और उन 600 लोगों की बात नहीं सुनी, उस सिस्टम ने जो वादे करके भूल जाता है, उस सिस्टम ने जो गरीब और बेजुबान लोगों की तकलीफ को एक फाइल में बंद करके रख देता है और तब तक चुप रहता है जब तक कोई शोर ना मचाए। भरत तिवारी ने शोर मचाया और सिस्टम ने उसे चुप करा दिया। अब बस यही उम्मीद है कि बिहार को वो सब मिले जिसका वो हकदार है। जय हिंद।